हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 5 फरवरी 2025 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एज़ यूजुअल रोज़ की तरह एक बार फिर से ये गुजारिश विनती रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है या कुछ भी नया आप लोग अगर सीखते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी होगी और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो यूट्यूब पर सेशंस चलते हैं ये लंबे समय तक चल पाएंगे। तो हमें उसके लिए आपके साथ और आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वैसे भी वट एवर बी द रीजंस, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन व्यूज़ वगैरह बहुत कम है ना। व्यूअरशिप जो है वो कम है, वो मतलब उतनी ऑप्टिमम नहीं है कि जिससे चीज़ों को सस्टेन किया जा सके। ये आप लोगों के भी सामने है। तो फिर भी हम लोग चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम ये नहीं चाहते कि जो भी लोग इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं उनका कुछ नुकसान हो, क्योंकि जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब उनको कुछ ना कुछ तो यहाँ से हेल्प मिल रही होगी। तो हम ये नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो। इसीलिए बस सिर्फ एकमात्र ये कारण है, ये एकमात्र ये वजह है जिस वजह से हम इन चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। बट उसके लिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अगर कंट्रीब्यूशन करेंगे तो अच्छा रहेगा और हम फिर इसी तरीके से इस सेशन को, भले ही व्यूअरशिप में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट ना हो, हम फिर भी इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके सहयोग की और कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। अगर आप लोग भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं न्यूज़पेपर की तरफ और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं। तो आज ये न्यूज़पेपर है फ्रंट पेज। दिल्ली में आज वोटिंग है, इलेक्शन का दिन है। तो आप में से जो भी लोग दिल्ली के वोटर हैं ज़रूर जाएं, वोट ज़रूर दें। इसके बाद ये जो अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स के डिपोर्टेशन का काम था, जो उसकी प्रक्रिया थी, वो शुरू हो चुकी है और भारत ने इंडिया के 205 इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर दिया है और वापस इनको भेजा गया है। इनमें से बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो हैं वो गुजरात और पंजाब से हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर और कोई ख़ास न्यूज़ तो है नहीं अभी। बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीद है अमेरिका जाने की, तो वहाँ पर हो सकता है कि अमेरिका और भारत के बीच में कोई ट्रेड को लेकर कुछ बातचीत वगैरह जो है वो शुरू हो जाए। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको जब हम परसों ये डिस्कस कर रहे थे यूसीसी, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि गुजरात मतलब और जो भी राज्य हैं, खासकर जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, वहाँ पर यूसीसी आएगा। ठीक है ना, समय के साथ साथ। तो यहाँ पर गुजरात ने भी ये प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी है। इन्होंने भी वही सेम पैनल हेड एज उत्तराखंड, मतलब ये इन्होंने भी एक पैनल बनाया है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई को इस पैनल का हेड बनाया है। एक कमेटी बनाई गई है कि वो इसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये परसों भी बोला था और इसी तरीके से ये और राज्यों में भी होगा धीमे धीमे, है ना। खासकर जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पर तो पहले होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि भारत ने 2036 में जो होने वाले ओलंपिक्स हैं उसके आयोजन करने की बात की है। वो तो पहले भी की है, लेकिन अब भारत की जो नज़रें हैं वो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर भी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा। इससे पहले 2010 में भारत जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज कर चुका है। अब यहाँ पर जो है वो भारत ने बातचीत शुरू की है कॉमनवेल्थ गेम्स के फेडरेशन के साथ कि वो 2030 में इसको फिर से ऑर्गेनाइज करना चाहता है, होस्ट करना चाहता है। ठीक है, देखेंगे आगे इसमें कुछ अगर और ख़ास निकल के आएगा तो। फिलहाल यहाँ पर बीच के पेजेस में कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। बट हम लोग आइडियाज़ पेज पर एक आर्टिकल कवर करेंगे, सी राजा मोहन का आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है न्यूक्लियर को लेकर। ठीक है,
आर्टिकल का टाइटल भी काफ़ी अच्छा दिया है, न्यूक्लियर रिचार्ज, तो इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी अच्छा है। इंडिया की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक की जो न्यूक्लियर जर्नी रही है, ठीक है, उसमें क्या चीज़ें हैं, और अभी जो 2 एक्ट को अमेंड करने को लेकर बात की गई है उसके बारे में बात यहाँ पर की गई है, तो बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। और 2 आर्टिकल्स हम लोग जो है वो एक्सप्लेन पेज पर भी देखेंगे, जिसमें से एक आर्टिकल है पल्सेस पल्सेस की आत्मनिर्भरता को लेकर, ठीक है, पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता को लेकर। और एक यहाँ पर नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है ना, राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय बनाने की बात हो रही है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये बेसिकली आज के हमारे 3 आर्टिकल्स रहेंगे जो हमें डिस्कस कर रहे हैं। बट वो न्यूक्लियर वाला आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। इट्स अ लेंदी आर्टिकल, थोड़ा सा बड़ा है बट अच्छा आर्टिकल है। तो इसको एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ अ न्यूक्लियर रिचार्ज। देखो, अब ये अभी क्यों इन्होंने यहाँ पर इसको लेकर बातचीत की है ना, इसका कंटेक्स्ट अगर आपको समझ में आए तो वो ये है कि अभी जब बजट पेश किया गया तो बजट स्पीच में वित्त मंत्री सीतारमण ने यह अनाउंस किया है कि सरकार जो है वो 2 एटॉमिक एक्ट्स, ठीक है, एटॉमिक से रिलेटेड जो 2 एक्ट्स हैं उनको अमेंड करेगी, क्योंकि इन एक्ट्स की वजह से जो भारत में न्यूक्लियर पावर के प्रॉस्पेक्ट हैं दे हैव बीन पैरालाइज्ड। पैरालाइज मतलब कि न्यूक्लियर प्रॉस्पेक्ट जो है हमारा न्यूक्लियर पावर का, वो एडवांस नहीं कर पा रहा है, वो डेवलप नहीं कर पा रहा है इन 2 एक्ट्स की वजह से। तो इसलिए इन 2 एक्ट्स को जो है वो क्या किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया। द लॉन्ग ओवरड्यूज डिसीजन हैज़ नॉट कम अ डे टू सून एज द वर्ल्ड मूव्स टूवर्ड्स रिवाइविंग द न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, ये सी राजामोहन के आर्टिकल्स की ना एक मतलब एक इनकी वो है राइटिंग, आप कह सकते हैं पैटर्न है, एक लेखन शैली है, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा ना इडियम्स और फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, है ना, मुहावरे लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर भी इन्होंने ये यूज़ किया है कि लॉन्ग ओवरड्यू डिसीजन हैज़ नॉट कम अ डे टू सून। नॉट कम अ डे टू सून का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत जल्दी नहीं हुई है, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा देर होती तो उस चीज़ को करने में, मतलब इससे ज़्यादा अगर डिले होता तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती, है ना। तो नॉट कम अ डे टू सून का मतलब ये है। तो इन्होंने, इनका यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये काफ़ी पहले लिया जाना चाहिए था, ठीक है। ये लंबे समय से ये डिसीजन ओवरड्यू था, ठीक है, और ये सही समय पर फैसला लिया गया है, क्योंकि दुनिया ऐसे समय पर, मतलब आज के समय में जो है वो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री को क्या कर रही है, रिवाइव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से ये भारत की जो जर्नी है उसको शुरू करेंगे, जो न्यूक्लियर जर्नी है उसकी बात करेंगे। तो इंडिया का जो एटॉमिक स्लाइड है, मतलब एटॉमिक सेक्टर में या न्यूक्लियर सेक्टर में जो भारत की स्लाइड है या जो गिरावट है, वो बहुत ही ट्रेजिक रही है। ये बिलीव करना, इस बात के ऊपर भरोसा करना बड़ा ही इम्पॉसिबल है कि भारत जो है वो दूसरा एशियन नेशन है, ठीक है, दूसरा ऐसा एशियाई देश है जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था 1969 में, ठीक है, तारापुर में। तारापुर इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। जापान के बाद, मतलब जापान वाज द फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट एशियन कंट्री टू हैव अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, एंड सेकंड वन इज तारापुर, सॉरी मतलब इंडिया। 1969 में हमने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बना लिया था, और चाइना से भी बहुत पहले, बल्कि चाइना में तो 1984 के आसपास न्यूक्लियर पावर प्लांट एक आया है, 1984 के आसपास, ठीक है। तो उससे भी लगभग आप कह सकते हैं कि 15 साल पहले हम लोग के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट था। और साथ ही साथ हमने एक इम्प्रेसिव न्यूक्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी 1950s और 60s में जो है वो अपना बनाया था। सिग्निफिकेंट असिस्टेंस फ्रॉम इट्स वेस्टर्न पार्टनर्स, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमें सपोर्ट किया था, हमें असिस्ट किया था, और हम 1950-60s में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बना चुके थे। तो हम उस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में थे, लेकिन हमारा जो न्यूक्लियर ऑप्टिमिज्म है, मतलब लग रहा था कि न्यूक्लियर की दिशा में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 1970s के समय में इंडिया ने ये होप किया था कि हम 10,000 मेगावाट की एटॉमिक पावर जो है वो 2000 सन तक, 2000 तक जो है वो जनरेट कर लेंगे। लेकिन 2000 सन के बाद 25 साल बाद भी, वहाँ से 25 साल आगे आने के बाद भी, इस डेडलाइन के आज भी इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर है वो सिर्फ 8,200 मेगावाट पर हम पहुँच पाए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे 10,000 मेगावाट की 2000 में, कि 2000 तक इसको हम अचीव कर लेंगे, लेकिन हम
अभी भी उस डेडलाइन से 25 साल आगे आने के बावजूद हम 8,200 मेगावाट के अभी कैपेसिटी पे ही हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो चाइना की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, चाइना ने, मैंने आपको बताया कि 1984 में अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप किया है, तो हमसे 15 साल के बाद उसने डेवलप किया और आज उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 58,000 मेगावाट की पहुंच चुकी है। साउथ कोरिया की 32 मेगावाट है, ठीक है। और चाइना और साउथ कोरिया जो है वो आज की डेट में न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी अच्छी स्थिति में वो आ चुके हैं। यूएई की अगर मैं बात करूं तो यूएई ने अपना जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसको लॉन्च किए हुए अभी एक दशक भी नहीं हो रहा है, 10 साल भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो 5,200, दिस इज़ नॉट गीगावाट, दिस इज़ मेगावाट, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज़ नॉट गीगावाट, ये गीगावाट नहीं है, 5,200 मेगावाट है ये कैपेसिटी ऑफ यूएई, ठीक है। तो यूएई की कैपेसिटी जो है वो 5,200 मेगावाट हो चुकी है, जबकि उसका कितना टाइम हो रहा है उसको, लेस देन अ डिकेड, एक साल, एक दशक भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इतनी कैपेसिटी ऐड कर चुका है, ठीक है। दैट इज सेंटर्ड अराउंड साउथ कोरियन रिएक्टर्स, मतलब साउथ कोरिया से जो रिएक्टर्स उसको मिले, क्योंकि मैंने बताया ना कि साउथ कोरिया और चाइना जो है वो रिएक्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके वहाँ से रिएक्टर्स लेके वो न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा है और एक दशक से कम के समय में वो इतनी कैपेसिटी तक पहुँच चुका है, ठीक है। इसके बाद आगे देखें तो मतलब कंपैरिजन मैंने किया कुछ और देशों के साथ। थ्रू द लास्ट डिकेड इंडिया और दिल्ली हैज़ रिपीटेडली रिवाइज द टारगेट्स फॉर न्यूक्लियर कैपेसिटी बट कुड नॉट रियलाइज देम। पिछले एक दशक से लगातार यही हो रहा है कि इंडिया जो है वो अपने न्यूक्लियर कैपेसिटी के टारगेट्स को बार बार चेंज कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, लेकिन कभी भी उनको पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अब यहाँ पर एक नया टारगेट दिया है 1,00,000 मेगावाट का 2047 तक, ठीक है। इस सरकार की एक बड़ी अनोखी बात है, ठीक है, और वो अनोखी बात यह है कि सारे टारगेट जो हैं वो 2047 तक जाते हैं। 2025 में हम हैं, 2027 की बात नहीं होती, 2030 की बात नहीं होती है, बात होती है 2047 की, ठीक है। तो अनोखी बात है ये सरकार की, अच्छी या बुरी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अनोखी बात है। तो 2047 का टारगेट रखा गया है 1,00,000 मेगावाट का, ठीक है। And she was realistic enough to recognize that this is not possible without rewriting the two atomic acts that provide the legal framework for nuclear energy in India. लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि ये चीज़ को रियलाइज़ करना, यानी कि इस टारगेट को अचीव करना बिना दो एटॉमिक एक्ट्स में कुछ बदलाव किए बिना पॉसिबल नहीं है। और ये दो ऐसे एक्ट्स हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया में, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भारत में लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। और ये दो एक्ट कौन कौन से हैं? एक है एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 का एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, और दूसरा 2010 में एक एक्ट बनाया गया है, दैट इज सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में CLNDA कहा गया है, ठीक है। समझ गए बात? अब देखो आगे लिखा गया है कि इफ अर्ली पॉलिसीज मूव्स इन द लेट 1940s and 1950s laid the foundation for the development of nuclear energy in India. Unfortunate developments, that is external and internal, as well as major political bungles, have helped create the current nuclear impasse. यानी कि हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी थी, ठीक है, 1940s, लेट 1940s और 50s में ही हमने इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई थी जिसकी वजह से हम भारत में न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट को लेकर उसकी नींव या उसकी फाउंडेशन रख चुके थे। लेकिन कुछ ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए, चाहे हम इंटरनल कहें, मतलब इंडिया में कहें, या एक्सटर्नल कहें, और कुछ ऐसे पॉलिटिकल बंगल्स का मतलब होता है, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इनएफिशिएंसी, ठीक है, पॉलिटिकल इनएफिशिएंसी की वजह से इस तरीके के जो न्यूक्लियर एम्पास है, एम्पास का मतलब होता है ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो मतलब एक बुरी स्थिति पैदा हो गई है कि जहाँ पर आज हम हैं, ठीक है, जबकि हम 1940s में 50s में ही अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट का फाउंडेशन रख चुके थे। अगर हम वहाँ से अच्छे से काम कर रहे होते और इफ़ ऑल द कंडीशंस वुड हैव बीन इन आवर फेवर, तो आज हम बहुत अच्छी स्थिति में होते, ठीक है। चाइना 1984 में शुरू करके 58,000 मेगावाट तक पहुंच चुका है और हम 1970 से भी पहले शुरू करके आज तक सिर्फ 8,200 मेगावाट पर पहुंचे। क्यों? क्या हमारे अंदर कोई कैपेसिटी की कमी थी क्या? मतलब कोई कैपेबिलिटीज़ की कमी थी क्या?
बट कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अभी भी लैग कर रहे हैं। देखो आगे लिखा गया है कि द प्राइवेट फंडिंग फ्रॉम द टाटाज एट द रिक्वेस्ट ऑफ होमी भाभा सेट द स्टेज फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इन द अर्ली 1940s इवन बिफोर द एटॉमिक एज डॉन्ट फॉर्मली विद द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी में जब एटम बम गिराए गए उसके बाद तो ये एटॉमिक एज जो है उसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि उसके बाद से ही देशों को लगने लगा, इस बात की ज़रूरत महसूस होने लगी कि दे नीड टू हैव द न्यूक्लियर पावर। ठीक है, या उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स, या दे हैव टू बी अ न्यूक्लियर स्टेट और अ न्यूक्लियर कंट्री। उसके बाद से ही ज़्यादा महसूस होने लगी 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए, एटॉमिक बम्स, है ना। लेकिन उससे भी पहले आप ये समझिए कि होमी भाभा की रिक्वेस्ट में टाटा से जो प्राइवेट फंडिंग मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, वहीं से हमारे न्यूक्लियर रिसर्च की स्टेज जो है वो शुरू हो गई थी। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग इंटरनल कैपेसिटीज थ्रू फॉरेन कोलैबोरेशन गेव इंडिया अ हेड स्टार्ट इन एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट इन द 1950s। और 1950s में क्या हुआ कि इस तरीके की पॉलिसी बनी कि भारत को जो है वो विदेशों के साथ कोलैबोरेट करके हमारी जो इंटरनल कैपेसिटीज़ है वो डेवलप की जाएंगी। तो उससे भारत को एक हेड स्टार्ट मिल गया। हेड स्टार्ट मतलब कि औरों से वो आगे, उसको एक आप कह सकते हैं एडवांटेज मिल गई। तो ये सब चीज़ें तो पॉजिटिव हैं, लेकिन 1970s से जो है वो भारत की जो एटॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू होती हैं और उसके बाद बढ़ती ही जाती हैं। तो एक तो प्रॉब्लम क्या था कि 1970 में एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो लागू होती है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर ऑन न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन में एक बदलाव आता है जब ये ट्रीटी साइन होती है 1970 में। इसको एनपीटी कहा जाता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब इस ट्रीटी के साइन होने के बाद होता क्या है कि जो एनपीटी है ये फ्रोज कर देता है द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एट 5। ठीक है, मतलब इस ट्रीटी में ये लिखा जाता है कि सिर्फ ऐसे ही देश न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कहलाएंगे या दे कैन डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स जिन्होंने 1967 से पहले अपना एटॉमिक वेपन्स टेस्ट कर लिया है। चलो ये आप मुझे बताना कि ये 5 देश कौन कौन से हैं। ठीक है, जिनको अलाउड है अंडर एनपीटी कि दे कैन डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एज डिफाइंड अंडर एनपीटी, वो कौन कौन से हैं। उसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। क्राइटेरिया ये है कि जिन 5 देशों ने 1967 से पहले एटॉमिक टेस्ट कर लिया है, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहला सकते हैं। लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि ये एनपीटी में इस लिमिट को फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र को लेकर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि जो ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, जो ये 5 हैं, ये बाकी दुनिया के देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर इंडिया का न्यूक्लियर एडवांटेज जो है वो फ्लरिश हुआ होता इन द एरा ऑफ एटॉमिक इंटरनेशनलिज्म, इट बिगेन टू बिल्ड अंडर एक्सटर्नल प्रेशर्स फ्रॉम द 1970s। यानी कि भारत का जो न्यूक्लियर एडवेंचर है वो जब एटॉमिक इंटरनेशनलिज्म हो रहा था उस समय जब वो फ्लरिश हुआ, तो वो जब एक्सटर्नल प्रेशर आए 1970s के बाद, अभी आगे बताऊंगा मैं, इसके बाद जब 1974 में हम लोगों ने टेस्ट किया इंदिरा गांधी के समय में, उस समय से प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हुई है। तो 1970s के बाद जब प्रेशर आने शुरू हुए तो हमारा जो ये एडवेंचर है ये खत्म होने लगा, कम होने लगा। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि अगर भारत ने एक न्यूक्लियर टेस्ट जनवरी 1967 से पहले कर लिया होता तो हम ये जो न्यूक्लियर डिवाइड है उसमें हम सही तरफ होते। सही तरफ का मतलब है कि हमारे पास भी ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहलाने की पावर होती। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हम लोगों ने 1967 से पहले तो न्यूक्लियर टेस्ट किया नहीं। अब यहां पर यह लिखा है कि बट द इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू बिकम अ न्यूक्लियर वेपन पावर पुट इट ऑन द रॉन्ग साइड। अब यहां पर ये 2 चीज़ कह रहे हैं कि या तो ये हमारी इनएबिलिटी रही कि हम उस समय टेस्ट कर नहीं सकते थे, या फिर ये हमारी एक अनविलिंगनेस रही कि हम चाहते ही नहीं थे कि हम एक न्यूक्लियर पावर बने, तो उस वजह से ही हम लोग जो है वो रॉन्ग साइड में आ गए। रॉन्ग साइड में आ गए कि मतलब हम टेस्ट नहीं कर पाए तो हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बन पाए।
क्योंकि अब यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस समय, दैट इज JFK, दैट इज जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने भारत को ये ऑफर किया था कि वो इंडिया को हेल्प कर सकते हैं एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट करने में 1963 में। लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ऐसा इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि मतलब अगर इंडिया चाहता, इसीलिए कहा गया है अनविलिंगनेस टू बिकम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट या न्यूक्लियर वेपन पावर। अनविलिंगनेस थी हमारी, अगर हमारी इच्छा होती उस समय तो हम कर सकते थे, अमेरिका हमारा सपोर्ट करने को तैयार था, बट हमने किया ही नहीं। अब इसके बाद जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में, तो उस समय जो है वो स्थितियां उसने अपने लिए खुद और ज़्यादा खराब कर ली। तो डेलीज टू क्लेवर बाय हाफ क्लेम, ये फिर से एक यहाँ पर ईडीएम आया है, एक मुहावरा आया है, दैट इज टू क्लेवर बाय हाफ। टू क्लेवर बाय हाफ का मतलब होता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझना, और इतना ज़्यादा कि जिससे दूसरे लोग जो है वो आपको अनॉय करने लगे, मतलब अनॉय होने लगे आपसे। ठीक है, आपसे मतलब खुश ना रहने लगे, ना खुश होने लगे। तो दिल्ली का ये क्लेम था कि मतलब उसको लगा कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो हम अपने आप में बहुत ज़्यादा होशियार हैं। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या, और उसका यही क्लेम था कि हम जो ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं ये पीसफुल पर्पस के लिए है। लेकिन इसकी वजह से जो हमारे दो बहुत ही, मैं कहूँगा, प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना, उनको ये बात पसंद नहीं आई। चाइना ने अपने जो एटॉमिक कोलैबोरेशन हैं वो पाकिस्तान के साथ बढ़ाने शुरू कर दिए, और इसकी वजह से हुआ क्या कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, दैट इज़ बिल्ड विद चाइनीज़ कोऑपरेशन, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर आ गई और चाइना की मदद से। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टाइटन न्यूक्लियर सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया, भारत के ऊपर न्यूक्लियर सैंक्शंस लगा दिए गए, है ना, विच वॉज सीन एज अ मेजर थ्रेट फॉर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्योंकि ये माना गया कि ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए, मतलब न्यूक्लियर के एक्सपेंशन के लिए या न्यूक्लियर के लिए फैलाव के लिए ये एक खतरा है। तो इसलिए भारत के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस उस समय लगा दिए गए। अब इंडिया का जो आइडियोलॉजिकल और पॉलिसी कन्फ्यूजन्स था, दैट पुट इट इन द वर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड्स, उसकी वजह से भारत जो है वो दुनिया में, मतलब स्थिति उसकी बहुत ख़राब हो गई। इट वॉज नाइदर अ न्यूक्लियर फिश नॉर अ न्यूक्लियर फाउल। फिर से एक और ईडियम का यूज़ किया गया है, नाइदर अ फिश नॉर अ फाउल का मतलब है कि आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, नाइदर दिस नॉर दैट। तो ये भारत जो है वो न्यूक्लियर फिश भी नहीं रहा और नॉन न्यूक्लियर फाउल भी नहीं रहा। फाउल का मतलब होता है, मतलब ये तो खैर पूरा का पूरा एक ईडियम ही है, फाउल का मतलब ऐसे एक बर्ड होती है। ठीक है, तो यानी कि भारत जो है वो अपने आप को इस स्थिति के बाद न्यूक्लियर पावर भी नहीं कह सकता था। ठीक है, और टेस्ट वगैरह हमने कर ही लिए थे तो हम उसको नॉन न्यूक्लियर पावर भी नहीं कह सकते। तो भारत एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसे आप कह सकते हैं कैटेगरी में फंस गया कि नाइदर इट कुड कॉल इटसेल्फ अ न्यूक्लियर पावर और वो नॉन न्यूक्लियर भी नहीं था। इट टुक अराउंड अनदर क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी फॉर इंडिया टू ब्रेक आउट ऑफ दिस नोवेयर लैंड। तो भारत जो ये नोवेयर लैंड में फंस गया था, यहाँ से भारत को बाहर निकलने में क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, यानी कि अगले 25 साल जो है वो और यहाँ से लगते हैं। इसके बाद भारत ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट जो हैं वो मई 1998 में किए और खुद को न्यूक्लियर वेपन पावर जो है वो डिक्लेयर किया। ऑल्दो इसके बाद फिर से कुछ और सैंक्शंस लगे, लेकिन इस टेस्ट से जो है वो ये दरवाजे खुले कि अमेरिका के साथ रिकॉन्सिलिएशन या अमेरिका के साथ कुछ बातचीत या सुलह के रास्ते खुले, है ना, एंड द ग्लोबल विद द यूएस एंड द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। शुरुआत में हालांकि अमेरिका जो है वो इस भारत की इस हरकत से खुश नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर वॉशिंगटन या अमेरिका ने ऐसे प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो एक्सप्लोर करने शुरू किए कि भारत के साथ न्यूक्लियर अकोमोडेशन किया जा सकता है। 2005 से 8 के बीच में जब अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जिसके थ्रू इंडिया जो है कुड कीप इट्स न्यूक्लियर वेपन्स एंड रिज्यूम सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन। ठीक है, कि भारत अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख सकता है और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की शुरुआत की इन्होंने बात की, जो उसने 1970 से वो डिनाई कर रहा था। द यूएस had to do some heavy lifting to change the domestic non-proliferation law and international norms to facilitate India's release from the nuclear jailhouse। तो इंडिया को एक तरीके से जो जेल में बंद कर दिया था, न्यूक्लियर के जेल में, कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, इस तरीके का 1970s में हमने ये परीक्षण किया, है ना, टेस्टिंग की उसके बाद,
तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की, अपने जो डोमेस्टिक नॉन प्रोलिफरेशन लॉज हैं उसमें बदलाव किए, इंटरनेशनल नॉर्म्स में बदलाव किए, ठीक है, ये चीज़ें हो सकी। लेकिन उसके बाद बट बिफोर इंडिया कुड सेलिब्रेट इट्स पॉलिटिकल क्लास इन अ स्पेक्टिकुलर एक्ट ऑफ कलेक्टिव सेल्फ हार्म शॉट इटसेल्फ इन द फुट बाय पासिंग द CLNDA इन 2010। लेकिन अब सब कुछ अच्छा लग रहा है, अब तो मतलब लग रहा है ना कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, हम न्यूक्लियर वेपन भी पावर स्टेट भी बन चुके हैं। अमेरिका ने भी कहा है कि ठीक है आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखिए, हम एक सिविल न्यूक्लियर डील करते हैं, ठीक है, उसने हमें मदद करने की भी शुरुआत की है। लेकिन हम अपना इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर पाते उससे पहले हमने एक तरीके से कह सकते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कदम उठा लिया, या जिसको कभी कभी ये भी कहा जाता है इन टर्म्स में कि हमने खुद सेल्फ गोल कर लिया एक। वो क्या करा, हमने ये करा जिसको कहते हैं ना कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, वही चीज़ है ये, शॉट इटसेल्फ इन द फुट, मतलब अपने पैरों में हमने कुल्हाड़ी मार ली। हमने ये CLDA जो है, सिविल लाइबिलिटी वाला जो एक्ट था वो पास कर दिया 2010 में। उसमें इफ़ द सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव क्रिएटेड कंडीशंस फॉर रैपिड रिन्यूअल ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन, द लाइबिलिटी एक्ट मेड इट इम्पॉसिबल फॉर डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन कोलैबोरेशन। ठीक है, जो सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव्स हैं उससे जहां एक तरफ हम न्यूक्लियर पावर जनरेशन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते थे, उसके लिए ऐसी कंडीशंस बन सकती थी, लेकिन वहीं ये जो लाइबिलिटी वाला एक्ट था इसकी वजह से क्या हो गया, इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे कि डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कोलैबोरेशंस मिलना इम्पॉसिबल हो गए। तो जहां ग्लोबल नॉर्म्स ये कहते हैं कि सारी की सारी लाइबिलिटी, अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो उस केस में सारी की सारी जो लाइबिलिटी है दैट शुड बी चैनल्ड टू द प्लांट ऑपरेटर टू एंश्योर स्विफ्ट कंपनसेशन टू द विक्टिम्स। ठीक है, कि सारी की सारी लाइबिलिटी जो है वो प्लांट ऑपरेटर की होगी ताकि जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनको कंपनसेशन मिल सके। वहीं ये जो CLNDA है इसमें क्या किया गया, ऑपरेटर्स को ये अधिकार दिए गए टू अ लीगल रिकोर्स अगेंस्ट द कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट सप्लायर्स इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें ये जो ऑपरेटर है वो जो कंपोनेंट और इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है उसके अगेंस्ट वो लीगल मतलब कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो अब उसमें ऑब्वियस सी बात है कि फिर कोई भी इक्विपमेंट्स कंपोनेंट्स क्यों देगा, है ना। तो मोदी सरकार ने जो 2014 में सत्ता में आती है, 14 में पावर में आती है, उन्होंने कुछ इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ सॉल्यूशन सोचे, बट इट हैज़ नॉट अट्रैक्टेड फॉरेन एंड डोमेस्टिक कैपिटल टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन वो फिर भी ना तो डोमेस्टिक कैपिटल ही अट्रैक्ट कर पाई, ना फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट कर पाई भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और पिछले एक दशक से ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है कि विदाउट अमेंडमेंट टू दिस एक्ट इस बात के प्रॉस्पेक्ट बहुत कम है कि फॉरेन एक्सपेंडेड कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर पावर टू इंडियाज़ एनर्जी नीड्स एंड ए स्मूथ ग्रीन ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये बात अब ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है कि जब तक इस एक्ट में परिवर्तन नहीं होगा तब तक भारत की न्यूक्लियर पावर को एक्सपेंड करने के लिए मतलब उसके प्रॉस्पेक्ट बहुत कम है। ठीक है, चाहे वो इंडिया की न्यूक्लियर नीड्स के लिए हो या फिर जो हमारा स्मूथ ग्रीन ट्रांजिशन है उसके लिए। हमें अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को तो बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ना तो फॉरेन कैपिटल मिलेगा ना डोमेस्टिक कैपिटल मिलेगा जब तक ये लाइबिलिटी वाला एक्ट में बदलाव नहीं होता है। ठीक है, एक तो ये इसलिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक और बात कही है कि इस सिविल लाइबिलिटी एक्ट के अलावा एक बहुत गहरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो इंडिया के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को परेशान कर रहा है, या जिसकी वजह से ये प्रोग्राम फ्लरिश नहीं हो पा रहा है। वो क्या है, वो ये है कि इट इज़ द फैक्ट दैट एटॉमिक एनर्जी एक्टिविटी इज़ अ गवर्नमेंट मोनोपोली अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962। ये एक फैक्ट है कि जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है ना 1962 का, उसके अंतर्गत ये बोला गया है कि एटॉमिक एनर्जी एक्टिविटी गवर्नमेंट मोनोपोली है, ये सिर्फ गवर्नमेंट इसमें काम कर सकती है। सारा का सारा जो गवर्नमेंट कंट्रोल है एटॉमिक एनर्जी का वो 1962 में तो ठीक था कि मतलब उस समय जब ये एक्ट बनाया गया था कि सारा का सारा जो एटॉमिक एक्टिविटी है वो गवर्नमेंट ही करेगी, न्यूक्लियर एक्टिविटी, उस समय ये ठीक था। लेकिन आज के डेट में ये चीज़ ठीक नहीं है। अब इस मोनोपोली की वजह से होता क्या है कि जो नेसेसरी कैपिटल
रिक्वायर्ड है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन इंडिया, वो नहीं मिल पाती है। आज की डेट में जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर ही निर्भर है। ठीक है, अच्छा ये मुझे आप बताइएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। ठीक है, क्योंकि ये तो विभाग है, डिपार्टमेंट है, ये किस मंत्रालय के अंदर में आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, साथ ही साथ इससे ये भी होता है कि एक न्यूक्लियर इकोसिस्टम जो कि इनोवेशन ड्राइव कर सकता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप कर सकता है, मतलब एक बड़े स्तर पर इन चीज़ों को डेवलप कर सकता है और ग्लोबल कोलैबोरेशन का नेटवर्क डेवलप कर सकता है, एटॉमिक पावर जनरेशन को एक्सेलरेट करने के लिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पिछले 7 दशकों में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे कि टाटा, गोदरेज, एल&टी, है ना, वालचंद नगर और BHEL, इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है कि एटॉमिक पावर प्लांट्स के लिए ये कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट्स देते हैं। और आज की डेट में ये कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि वो इस पोजीशन में हैं कि वो पूरा का पूरा पावर प्लांट जो है वो खुद के दम पर बना सकती हैं, और जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिलाई करके कि उनको कुछ टेक्नोलॉजीज ये प्रोवाइड कर दें। ठीक है, लेकिन इनके लिए वही है कि जब तक वो एटॉमिक एनर्जी एक्ट में बदलाव नहीं किया जाता, दे कैन नॉट एंटर इनटू दिस सेक्टर। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो अभी हाल ही में रिफॉर्म्स किए गए हैं स्पेस सेक्टर में, वहाँ से अगर हम कुछ लेसन्स लें तो वो अच्छा रहेगा। जैसे कि थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन वहाँ पर रेगुलेशंस में किया गया है, रेगुलेशंस में थोड़ा सा छूट दी गई है, तो उसकी वजह से ये देखने को मिला है कि जो प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी है स्पेस के डोमेन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी तरीके की कुछ चीज़ें अगर एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में भी की जाती है तो उससे फ़ायदा होगा। यानी कि अगर वहाँ पर भी डोमेस्टिक प्लेयर्स या प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया जाता है कि वो एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में आएँ, एंटर करें, तो वहाँ पर भी इस तरीके के हमें जो आप कह सकते हैं प्रोग्रेस है वो देखने को मिल सकती है। तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंडमेंट्स से होगा क्या कि इंडिया की टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन का एक नया टेम्पलेट बनेगा। गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि DAE है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इसरो है, DRDO है, इनको फोकस करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के ऊपर, और जो इक्विपमेंट या रिलेटेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो काम छोड़ देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। These science and technology monopolies have outlived their utility and have become a drag on the prospects for India's technological transformation। यानी कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो मोनोपोलीज है ना, कि सरकार के पास मोनोपोली है, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि हम उस सेक्टर में सही तरीके से यूटिलिटीज़ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, और ये भारत के एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक ड्रैग बनता जा रहा है। मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि हम लोग टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं, वन ऑफ द फैक्टर्स ये भी है कि कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कि एटॉमिक एनर्जी का ही सेक्टर हो गया, वहाँ पर गवर्नमेंट मोनोपोली है कि प्राइवेट सेक्टर्स दे आर नॉट अलाउड टू एंटर, है ना। तो उस वजह से हो क्या रहा है कि हम ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अच्छा आर्टिकल था, और क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा भी जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है ना। क्लियर है, मतलब जो भी मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताए हैं, जो आपको ऐसे पॉइंट्स लग रहे हैं ऑब्जेक्टिव तरीके के पॉइंट्स, उनके बेस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पूरा का पूरा इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी और मतलब इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी कैसी रही है, या किस तरीके से डिस्पाइट बीइंग अ हेड स्टार्टर इन द न्यूक्लियर डेवलपमेंट, वाई वी लैग्ड, ठीक है, या वाई वी आर स्टिल स्टक एट सच लो कैपेसिटी। ठीक है, एक हेड स्टार्टर होने के बावजूद, क्योंकि 1940 से ही मैंने बताया यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट शुरू हो गया था, है ना, जब टाटा से फंडिंग मिली, तो एक हेड स्टार्टर होने के बावजूद हम आज क्यों इस क्षेत्र में इतना लैग कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी अभी भी इतनी कम क्यों है, जबकि हमने तो 1940 से काम शुरू कर दिया है। ठीक है, तो उस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में भी, और जो मैंने आपको बाकी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बताए हैं उनके बेसिस पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पर बात करेंगे पल्सेस और आत्मनिर्भरता को लेकर। देखो,
यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर से वही अनाउंस किया है, एक 6 साल का मिशन फॉर आत्मनिर्भरता, दैट इज सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस। और उसमें स्पेशल फोकस रखा गया है तूर दाल या अरहर दाल जिसको पिजन पी कहते हैं, उड़द दाल जिसको ब्लैक ग्राम कहते हैं, और मसूर दाल दैट इज रेड लेंटिल। तो 2025-26 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए जो है वो इस स्कीम के लिए एलोकेट किया गया है, जिसका एम ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेस्ड प्रोक्योरमेंट, ठीक है, कि एक तो एमएसपी बेस्ड खरीद, दूसरा है पोस्ट हार्वेस्ट वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस फॉर द 3 पल्स क्रॉप्स, कि इन 3 पल्सेस की जो क्रॉप्स है उनके लिए हार्वेस्ट के बाद, कटाई के बाद जो है वो हाई वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस की कहाँ पर उनको स्टोर करना है, उसके लिए ये जो है वो मिशन लाया जा रहा है और उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज नाफेड, और NCCF दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो हैं दे विल बी रेडी टू प्रोक्योर दीज एज मच एज ऑफर्ड, कि इनको जितना ऑफर किया जाएगा ये उतना इसको खरीदने के लिए तैयार रहेंगी, इन 3 पल्सेस को, फ्रॉम फार्मर्स हु रजिस्टर विद दीज एजेंसीज एंड एंटर इनटू एग्रीमेंट्स। ठीक है, कि जो भी किसान इन एजेंसीज के साथ रजिस्टर करते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं, तो वो किसान इन दोनों ही बॉडीज़ को, नाफेड को और NCCF को, जितना ऑफर करेंगे ये उतना खरीद लेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंटली ये जो कदम उठाया गया है ये ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब इस साल मतलब लास्ट ईयर, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर नवंबर 2024 के बीच में हमारा जो इंपोर्ट है पल्सेस का वो 3.28 बिलियन पहुंच चुका है, जो कि 2023 के करस्पॉन्डिंग पीरियड का 2.09 बिलियन डॉलर से 56% ज़्यादा है। इसी रेट में जो हमारा इंपोर्ट है 2024-25 का फिस्कल ईयर, मतलब जो पूरा ईयर है अप्रैल से लेकर मार्च तक का, अगर यही रेट में हमारा इंपोर्ट जारी रहा तो हम 5.9 बिलियन डॉलर्स का इस बार इंपोर्ट करेंगे। इससे पहले जो ऑल टाइम हाई था वो 4.24 बिलियन रहा है 2016-17 में, उसको भी हम इस बार जो है वो पार कर देंगे। इसके बाद आगे ये कह रहे हैं रिवर्सल ऑफ आत्मनिर्भरता। देखो 2013-14 से लेकर 16-17 के बीच में इंडिया का जो पल्सेस इंपोर्ट है वो वैल्यू में बढ़ता है 1.83 बिलियन डॉलर से लेकर 4.24 बिलियन तक। ठीक है, एंड क्वांटिटी फ्रॉम 31.78 लाख टन्स टू 66.09 लाख टन्स। ठीक है, तो कैपेसिटी वाइज भी और मतलब क्वांटिटी वाइज भी और मॉनेटरी टर्म्स में भी, वैल्यू के टर्म्स में भी बढ़ता है 2013-14 से 16-17 के बीच में। सब्सिक्वेंटली उसके बाद फिर ये कम होता है ना, 25.28 लाख टन 2018-19 में, फिर उसके बाद 19-20 में, 20-21 में, 22-23, 21-22 में, 22-23 में, ये लगातार कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल में जो है वो सभी मेजर पल्सेस का जो इंपोर्ट है वो दिखाया गया है कि 2018-17-18 के बाद वो कम हो रहा है। चलो मैं आपको अगर ये साथ में टेबल भी दिखाऊं तो ये वो टेबल है, आप देख सकते हैं कि ये जो मेजर पल्सेस हैं 2000 यहाँ से लेकर 17-18 तक देखिएगा कि इनका जो इंपोर्ट है वो कम हो रहा है। ठीक है, मतलब किस तरीके से किसी का कम हो रहा है किसी का बढ़ रहा है, उस तरीके का यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन अब देखो इसके बाद आगे क्या होता है, सब्सटेंशियली डिक्रीज हो रहा है आफ्टर 2017-18 के बाद। यहाँ से देखो आप एकदम से अचानक नीचे को कम हो रहा है इंपोर्ट, है ना, एक आध वैल्यूज ज़्यादा हो सकती हैं वो एक्सेप्शनल है, बट वैसे अब इसके बाद 2018-19 से जो 5 साल होते हैं वहाँ पर देवर मार्क्ड बाय द कंट्रीज अचीविंग रिलेटिव आत्मनिर्भरता एंड अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन इंपोर्ट्स स्पेशली ऑफ मटर एंड चना। ठीक है, यहाँ पर ये लग रहा था कि हम लोग जो है वो इन पल्सेस को लेकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, क्योंकि हमारा इंपोर्ट काफ़ी कम हो रहा था, खासकर मटर और चने का। मटर यानी कि येलो और वाइट पीस, और चना मतलब चिकपी। ठीक है, हालांकि उसके बाद फिर से इसमें रिवर्सल हो गया। 2023-24 में अगर हम बात करें तो एक ड्राउट का ईयर रहा है, तो इंपोर्ट्स जो हैं वो फिर से बढ़ गए। ठीक है, 47.38 लाख टन तक हमारा इंपोर्ट हो गया, और वैल्यू के टर्म्स में अगर हम बात करें तो दिस इज़ 3.75 बिलियन डॉलर्स। मसूर का शिपमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, अलॉन्ग साइड अ रिसर्जेंस इन दैट ऑफ मटर, मटर का भी इंपोर्ट बढ़ता है।
द करंट फिस्कल हैज़ ऑलरेडी सीन इम्पोर्ट्स टच 40 लाख। इस साल जो है वो 40 लाख टच हो चुका है। और तूर और अरहर की अगर हम बात करें तो पहली बार 10 लाख टन का इम्पोर्ट तूर और अरहर का हो रहा है। एंड मटर जो है वो भी अपने 7 साल के हाईएस्ट उस पर है, 7 ईयर हाई पर। यानी कि हम वह कहें कि जो सेंटर का प्रपोज्ड एक नया आत्मनिर्भरता मिशन है पल्सेस में, वो ऐसे समय पर आ रहा है बेयरली 2 ईयर्स आफ्टर इंडिया अचीव्ड नियर आत्मनिर्भरता। ठीक है, हम लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट आत्मनिर्भरता अचीव कर ली थी, लेकिन फिर से ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ने लगी, तो अब सरकार का ये आत्मनिर्भरता मिशन आया है। अब चने और मूंग की सक्सेस स्टोरीज की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक पल्सेस का जो प्रोडक्शन है, मतलब हमारे देश में जो पल्सेस की पैदावार हो रही है, उसको लेकर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डेटा ये बताता है कि 192.55 लाख टन ये सारे पल्सेस का है। ठीक है, 2013-14 में इतना था, 2021-22 में उतना हुआ, और 2022-23 में 260 लाख टन था। और ये मेजर, इसमें दो क्रॉप्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, एक है चना और दूसरा है मूंग। मूंग दैट इज़ ग्रीन ग्राम, मूंग जानते होंगे आप, है ना। चने का आउटपुट जो है वो 2013-14 में 95 के आसपास था, फिर 135 हुआ, फिर 122 हुआ, इस तरीके से। और इन सेम ईयर्स में अगर हम मूंग की बात करें तो 14 से 31 से 36 पहुंच गया। ठीक है, दैट इन टर्न वॉज इनेबल्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इनकी कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़, मतलब जो वेराइटीज़ को उगाने में कम समय लगता है, इस तरीके की वेराइटीज़ डेवलप हुई। ट्रेडिशनल जो चने की वैरायटी है उसको 140 से 150 दिन लगता है सीड से ग्रेन तक पहुंचने में, और 1 से 2 इरीगेशन लगते हैं। जो नई वैरायटीज़ हैं उनको 100 से 120 दिन में हार्वेस्ट किया जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को एक इरीगेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो सितंबर के एंड में बीज डाल सकते हैं, है ना, सितंबर एंड से लेकर मिड अक्टूबर तक, जब खरीफ फसल यानी कि मानसून के बाद जब खरीफ फसल को हार्वेस्ट कर लिया गया, उसकी कटाई हो गई है, और जो सॉइल में रेसिडुअल मॉइस्चर है, क्योंकि अभी बारिश पड़ी है, मानसून हुआ है, तो जो रेसिडुअल मॉइस्चर उसमें रह गया है उसका यूज़ वो कर लेते हैं। द ब्रीडिंग ब्रेक थ्रूज हैव बीन इवन ग्रेटर इन मूंग। मूंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर किसान जो हैं, वेयर फार्मर्स टुडे टेक एज मैनी एज 4 क्रॉप्स, मतलब एक साल में वो 4 क्रॉप उगा पा रहे हैं। पहली क्रॉप तो खरीफ के समय, मतलब जो आपका आप कहते हैं प्री मानसून का जो सीज़न होता है उसमें, है ना, एंड जून में सोइंग होती है, एंड जून से मिड जुलाई तक, और हार्वेस्टिंग जो है वो मिड सितंबर में कर ली जाती है। सेकंड क्रॉप जो है वो राबी के दौरान उगाई जा रही है, विंटर में, नवंबर दिसंबर में बीज डाले जाते हैं। और तीसरी फसल जो है वो स्प्रिंग में उगाई जा रही है, फरवरी मार्च में। ठीक है, एंड द लास्ट वन ओवर समर, आफ्टर अप्रैल के बाद। तो समर और राबी की जो मूंग क्रॉप्स है वो 50 से 60 दिन में मैच्योर हो जाती है, और वहीं जो खरीफ और स्प्रिंग की वैरायटीज़ है उनको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, दैट इज़ 65 टू 75 डेज। तो मूंग को लेकर इंडियन साइंटिस्ट ने ऐसी वैरायटीज़ ब्रीड कराई हैं जो कि ना सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन की हैं, मतलब कम समय में पैदा हो जाती है फसल, और दूसरा चीज़ दे आर फोटो इनसेंसिटिव, फोटो थर्मो इनसेंसिटिव। इसका मतलब क्या है कि दे आर नॉट सेंसिटिव टू टेम्परेचर और फोटो पीरियड। वो टेम्परेचर और फोटो पीरियड जो होता है उससे इनसेंसिटिव है। फोटो पीरियड का मतलब होता है कि द लेंथ ऑफ द टाइम इन अ 24 आवर पीरियड दैट प्लांट्स आर एक्सपोज टू लाइट, यानी कि दिन में 24 घंटे में से कितना समय जो प्लांट है दे आर एक्सपोज टू लाइट, उसको कहते हैं फोटो पीरियड। अब गर्मियों के दिनों में ऑब्वियसली बात है कि फोटो पीरियड ज़्यादा होता है ना, विंटर के समय में या रेनी सीजन में थोड़ा सा कम होता है, तो वो उससे भी इंसेंसिटिव है। तो दे कैन प्रैक्टिकली बी ग्रोन एनी टाइम एनीवेयर, इसीलिए उन्होंने ऐसी वैरायटीज़ डेवलप कर ली हैं कि जिनमें इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए उनको कहीं भी और कभी भी उगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे ये लिखा गया है कि ब्रीडिंग अपार्ट, मतलब ब्रीडिंग तो एक चीज़ हो गई, सरकार ने भी कुछ ऐसे एफर्ट्स किए हैं एमएसपी प्रोक्योरमेंट को लेकर चने और मूंग में। सच परचेजेज अमाउंट टू 25, मतलब सरकार ने जितना खरीदा है 2022-23 में 25 लाख टन के आसपास, 2023-24 में भी 23 लाख टन के आसपास, ये बात हो रही है चने की। और मूंग की बात करें तो 4.08 लाख टन और 3.35 लाख टन। ठीक है, नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रोबेबली, मतलब वो ये चाहती है कि इन चीज़ों को, ये जो सक्सेस चने और मूंग में देखने को मिली है, इसको तूर दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, इनमें भी जो है वो रेप्लिकेट किया जाए। अब लेकिन यहाँ पर चैलेंज क्या है, तो ये करना जो है वो कहने जितना आसान नहीं होगा, इट विल बी
ईजियर सेड देन डन। ठीक है, मतलब कहना आसान है, करना मुश्किल है, दो कारणों की वजह से। पहला ये है कि देर आर ग्रोइंग लिमिटेशंस। एक तो लिमिटेशंस हैं ग्रो करने में, पर्टिकुलरली तूर और अरहर दाल में। ठीक है, क्योंकि ये जो तूर और अरहर दाल होती है ना, इसको बहुत लंबा समय लगता है, 250 से 270 दिन, यानी कि आप लगभग कह सकते हैं 8 से 9 महीने की क्रॉप होती है इसकी। और प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है, जो प्रति हेक्टेयर यील्ड है, वो लगभग 20 कुंटल्स, 20 कुंटल के आसपास निकलती है 1 हेक्टेयर में। तो ब्रीडर्स ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई है कि इसकी जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा कम किया गया है, 150 टू 180 डेज। लेकिन जो उसमें फिर यील्ड है वो भी थोड़ा कम हो जाती है, 15 टू 16 कुंटल्स की रह जाती है पर हेक्टेयर। बट दैट्स स्टिल कंपैरेटिवली लॉन्ग एंड लो। ठीक है, यानी कि ड्यूरेशन अभी भी काफ़ी लंबी है और जो यील्ड निकल रही है वो अभी भी काफ़ी कम है। तो एज अ रिजल्ट, इसी वजह से जो तूर और अरहर का कल्टीवेशन है वो अभी भी मराठवाड़ा और विदर्भ का जो रीजन है, महाराष्ट्र का जो रेन फेड रीजन है, जहाँ पर बारिश से पानी मिलता है, और जो नॉर्दर्न कर्नाटक है, जहाँ पर किसानों के पास और बहुत ज़्यादा कोई ऑल्टरनेटिव क्रॉपिंग ऑप्शंस नहीं है कि वो और कुछ फसल नहीं उगा सकते, तो वहीं पर ये चीज़ें उगाई जा रही हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। तो इसलिए अगर हम तूर और अरहर में आत्मनिर्भरता चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे हाइब्रिड्स डेवलप करने होंगे जो 140 से 150 दिन में डेवलप हो जाएं, उनका टोटल पीरियड, और उनकी जो यील्ड है वो भी कम से कम प्रति हेक्टेयर 18 से 20 कुंटल के आसपास रहे। ठीक है, और उसमें मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी की जा सके। दूसरा फैक्टर ये है पॉलिसी एम्बिग्विटी, जो मतलब पॉलिसी में कुछ एम्बिग्विटीज़ रही हैं। मोदी गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसान जो है वो अपने पल्सेस का एक्रिएजेस बढ़ाएं, मतलब ज़्यादा एरिया में किसानों के पास जितनी ज़मीन है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा में पल्सेस उगाएं। और इन नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होती हैं, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जो इस तरीके की फली वाली जो भी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है ना, फली मतलब आप समझते हैं, जैसे मटर होता है तो मटर इज़ अ लेग्यूमिनस क्रॉप, तो वो नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। तो इस तरीके के प्लांट्स, मतलब इन प्लांट्स को किया जाए इंस्टेड ऑफ द मोर वाटर गजलिंग सीरियल्स और शुगर केन, कि ज़्यादा पानी कंज्यूम करने वाले जो सीरियल्स हैं, जैसे राइस वगैरह हो गया या शुगर केन वगैरह हो गया, तो उनके बजाय इनको उगाया जाए, ऐसा सरकार चाहती है कि किसान ऐसा करें। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तूर और अरहर दाल, उसका जो होलसेल रेट है वो महाराष्ट्र के लातूर और यहाँ की जो मार्केट है कर्नाटक के कलबुर्गी में, वो 7,200 से लेकर 7,300 रुपये प्रति कुंटल बिक रही है। मतलब 72 रुपये 73 रुपये किलो के आसपास हो गया ये होलसेल मार्केट में। ठीक है, एमएसपी ही इसका 7,500 का है। तो मोर ओवर द सेंटर ऑन जनवरी 20 अलाउड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स ऑफ अरहर एंड तूर फॉर एन एडिशनल ईयर, और सरकार ने 1 साल के लिए यानी कि 31 मार्च 2026 तक के लिए इनका जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर भी ड्यूटी हटा दी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से माल सस्ता आएगा बाहर से, है ना। इसके बाद कुछ और जो क्रॉप्स हैं, जैसे कि मतलब जो और पल्सेस हैं, जैसे मटर, मसूर, उड़द और देसी जो स्मॉल साइज चना होता है, उस पर भी फ़िलहाल एट द मोमेंट ज़ीरो ड्यूटी लगती है उसके भी इंपोर्ट पर। सिर्फ इंपोर्ट जो है, जो लार्ज चना होता है, दैट इज़ काबुली चना जिसको हम बोलते हैं, है ना, छोले भी उसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर ही सिर्फ 66% की ड्यूटी लगती है। वाइल इम्पोर्ट्स आर ऑल टुगेदर रेस्ट्रिक्टेड इन द केस ऑफ मूंग, मूंग के केस में इम्पोर्ट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। तूर और अरहर के जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर आते हैं मोजाम्बिक, तंजानिया, म्यांमार, सूडान और मलावी से। मटर जो है वो आता है कनाडा, रशिया और टर्की से। मसूर आती है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से, और चना जो है वो आता है ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया से, और उड़द जो है वो म्यांमार से। मूंग के लिए तो रेस्ट्रिक्शन है, मैंने बताया ना, मूंग को इम्पोर्ट नहीं करते। विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन लाइकली टू रीबाउंड आफ्टर द ड्राउट इंड्यूस्ड डिप्ड टू 242.46 lakh ton in 2024 and retail milled dal inflation to easing to 3.83 in December, the Modi government may have to take a call soon to restore import duties to levels that incentivize farmers to plant and achieve the goal of near आत्मनिर्भरता in pulses। तो क्योंकि ये प्राइजेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि ड्यू ड्राउट की वजह से प्रोडक्शन कम हो गया था 2023-24 में, और वहीं जो दाल मिलिंग वगैरह थी उसमें भी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था, तो वो भी अब कम हुआ है। और उम्मीद है कि अब ड्राउट इंड्यूस्ड में जो ड्राउट की वजह से जो गिरावट आई थी वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए सरकार को फिर से ये फैसला लेना होगा कि वापस से जो हम दालों को इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर फिर से कस्टम ड्यूटी लगाई जाए, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, सो दैट कि फार्मर्स को कुछ इंसेंटिव्स मिले। क्योंकि देखो, बाहर से जो सामान आ रहा है,
अगर उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़ीरो होगी तो होगा क्या? तो होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है कि वो जो सामान आएगा वो सस्ता आएगा। तो किसान जो यहाँ पर उगाएंगे फिर उनका सामान मार्केट में कंपिटिटिव नहीं रह पाएगा, वो महंगा हो जाएगा, बाहर वाला सामान सस्ता हो जाएगा। तो फिर इसलिए फिर किसान उन फसलों को नहीं उगाएगा, है ना, क्योंकि उसको अगर दाम ही नहीं मिलेगा तो वो उगाएगा क्यों? तो इसीलिए अगर सरकार वापस से इन चीज़ों के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दे, और मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इस हद तक लगाए कि वो फार्मर्स के लिए इंसेंटिवाइज, उनको कुछ इंसेंटिव्स मिलें ताकि किसानों की जो फसल है वो अच्छे दाम पर बिक जाए। किसान यही तो चाहता है। किसान दो ही चीज़ चाहता है, एक तो उसकी फसल ठीक ठाक हो, फसल खराब ना हो, है ना, और दूसरी चीज़ उसको फसल का दाम सही मिल जाए। बस किसान की दो ही तो मंशा है ना। तो फार्मर्स को कुछ इंसेंटिवाइज मिले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस ग्रो कर सके और हम लोग पल्सेस में आत्मनिर्भरता अचीव कर सकें। ठीक है, आई होप समझे आप। ठीक है, चलो एग्रीकल्चर रिलेटेड आर्टिकल ही आप इसको कह सकते हैं, आत्मनिर्भरता, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा ये टर्म बहुत प्रचलित है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर किया है। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं। वाई सेंटर प्लान्स टू एस्टेब्लिश अ नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी। केंद्र जो है वो ये प्लान क्यों कर रहा है कि एक सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोऑपरेशन दैट इज कृष्णपाल गुर्जर, इन्होंने मंडे को लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, और वो बिल क्या है? त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने का। और ये डिक्लेयर किया है कि ये जो नई यूनिवर्सिटी है एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, की इस नई यूनिवर्सिटी को नेशनल इंपॉर्टेंस या राष्ट्रीय महत्वता का इंस्टीट्यूशन घोषित किया जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अभी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद यानी कि गुजरात में, वहाँ पर ये इस्टेब्लिश की जाएगी। जो प्रपोजल ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करेगी एज वेल एज ट्रेनिंग स्पेसिफिक टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए जो मतलब उसके लिए स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग चाहिए वो भी ये प्रोवाइड करेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगी ऑन कोऑपरेटिव्स एंड एम्स टू अटेन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेलेंस। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं एक्सेलेंस के, उनको अटेन करने का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन या सहकारिता मंत्रालय 2021 में बनाया गया था, और तब से ही जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वही इस कोऑपरेशन मिनिस्ट्री या इस सहकारिता मंत्रालय के भी मिनिस्टर हैं। इन्होंने भी बार बार इस बात को लेकर जिक्र किया है कि वो एक नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वाइल द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, भारत में अपने तरीके की ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी। लेकिन ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जैसे कि जर्मनी, केनिया, कोलंबिया, स्पेन, यहाँ सब जगह कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, आईआरएमए की लीगेसी की अगर हम बात करें तो 60 एकड़ का कैंपस है गुजरात के आनंद में। आईआरएमए करंटली जो है वो स्पेशलाइज कोर्सेज प्रोवाइड करता है ऑन रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। ये इंस्टीट्यूट जो है वो फाउंड किया गया था, मतलब इसको उद्घाटन इसका किया गया था, या इसको आप कह सकते हैं इस्टेब्लिश किया गया था बाय डॉक्टर वर्गीश कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीश कुरियन वही हैं जो भारत के वाइट रिवॉल्यूशन या जो दुग्ध क्रांति आई थी उसके जनक थे, फादर ऑफ इंडियन वाइट रिवॉल्यूशन। 1979 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया, और इसको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी, स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एसडीसी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, और उस समय का जो एक इंडियन डेयरी कोऑपरेशन होता था उसकी मदद से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो वंस दिस त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल इज इनेक्टेड, एक बार ये बिल पास हो जाएगा तो आईआरएमए जो है वो वन ऑफ द स्कूल्स बन जाएगा इस नई यूनिवर्सिटी का। इस नई यूनिवर्सिटी का एक स्कूल ये भी हो जाएगा, मतलब एक कैंपस आप कह सकते हैं। और प्रपोजल के अनुसार इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रूरल मैनेजमेंट एंड इट्स ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी विल बी प्रिजर्व्ड विद इन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब इसकी जो भी मतलब ये रूरल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रूरल मैनेजमेंट, क्योंकि रूरल मैनेजमेंट तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है ना, तो उसका ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रूरल मैनेजमेंट बन जाएगा। और इसकी जो ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी है वो इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। कौन सा? आईआरएमए। ठीक है, अब मच नीडेड, अब इसको लेकर यहाँ पर जो बिल का स्टेटमेंट है कि वो जो उसमें ऑब्जेक्ट्स या रीजंस बताए जाते हैं कि ये बिल क्यों लाया जा रहा है, तो उसमें ये लिखा गया है कि द यूनिवर्सिटी वुड बी अ स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी होगी अपने आप में या अपने तरीके की पहली कोऑपरेटिव सेक्टर में।
ये इम्पार्ट करेगी और प्रमोट करेगी कोऑपरेटिव एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड देयर बाय स्ट्रेथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। देश का जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसको ये मजबूती देगी। यूनिवर्सिटी जो है वो सेक्टर स्पेसिफिक स्कूल्स डेवलप करेगी टू स्टडी, मतलब अलग अलग कैंपसेस इसके बनाए जाएंगे, वहाँ पर अलग अलग चीज़ों की स्टडी होगी, जैसे कि डेयरी, फिशरी, शुगर, बैंकिंग, रूरल क्रेडिट, कोऑपरेटिव फाइनेंस, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव अकाउंटिंग, कोऑपरेटिव लॉज, ठीक है, कोऑपरेटिव ऑडिटिंग, मल्टी स्टेट कोऑपरेशन एक्सेट्रा। तो इन सब के लिए अलग अलग स्कूल्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। इन टाइम इट शैल क्रिएट अ पैन इंडिया नेटवर्क ऑफ एफिलिएट कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो समय के साथ साथ ये पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी कोऑपरेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी एक नेटवर्क डेवलप किया जाएगा। कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोविज़न की अगर मैं बात करूँ तो 19% जो है उसका शेयर, इसमें 19% शेयर है। फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन में 35%, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में 25%, शुगर प्रोडक्शन में 31%, मतलब इतनी चीज़ें जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर से आती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ मिल्क में 10%, वीट प्रोक्योरमेंट में 13%, पैडी प्रोक्योरमेंट में 20% और फिश प्रोडक्शन में 21%। केंद्र सरकार ये मानती है कि जो प्रेजेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है और ग्रॉसली इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है टू मीट द डिमांड फॉर क्वालिफाइड मैन पावर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो क्वालिफाइड मैन पावर की ज़रूरत है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं जहाँ पर हम लोगों को इस तरीके की पढ़ाई दे सकें कि वो आने वाले समय में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में काम कर सकें या कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर सके। तो उसी के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुई बात। चलिए, तो यही आज के मेन आर्टिकल्स थे जिनको हमें डिस्कस करना था, तो इसलिए सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार ये बता दूं कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, तो उसके लिए आपको जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सीसेट, इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली एट 849 रुपीज़। टोटल 91 टेस्ट हैं। सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स 699 में मिल जाता है आपको। ओनली जनरल स्टडीज़ 449 में, ओनली करंट अफेयर्स 299 में और सीसेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट 249 में। तो इनमें से जिसमें भी आप चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। बाकी हमारे सीसेट के जो क्लासेस का बैच है इट इज़ नॉट लाइव दो एनी मोर। हम आपको ये एक इसमें वीकली कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और उस वीकली कंटेंट के बेस पर आपका एक लाइव डाउट सेशन जो है वो लिया जाता है संडे के दिन, सो दैट कि आपको जो भी डाउट्स हो रहे हैं, जो भी क्वेरीज हो रही हैं, उसको क्लियर करने के लिए। तो अगर आप इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ओनली 999 में ये बैच अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसके थ्रू जाके एनरोल कर सकते हैं। और कोर्स को एनरोल करने को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर पर आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको ये लिंक प्रोवाइड करेंगे इस ऐप को डाउनलोड करने का। ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, कुछ नया आप लोग अगर सीख रहे हैं हमारे इन सेशन से, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा बेनिफिट या फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी। लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो आपको ही इसका मिलेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ सहयोग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, और अपना साथ सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।